हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। बज रहे हैं रात के 7 इट्स टाइम 7 PM। दिन है हमारा आज मंगलवार और तारीख हमारी है 18 फरवरी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास में, जहाँ पर आपकी फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हो रही है 2022 के सोशल साइंस के पेपर के सॉल्यूशन होंगे। जैसा कि मैंने आपको 23 का करवाया था, सेम उसी तरीके से एज यूजुअल सेम फॉर्मेट में मैं आपके 22 के पेपर आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। आपके 23 ही क्वेश्चन हुए थे और उनके पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं। जो नहीं हुए होंगे वो मिल जाएंगे और ये भी आपको साथ में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं, आपके रिसेंट के साल के पेपर्स के प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख रखा है कि हमारे जो क्वेश्चंस के पेपर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो हमें अपनी तैयारी को भी उसी तरीके से करके रखना है कि हम किस तरीके से किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और करते हैं यहाँ पे आज की बहुत ही शानदार सी क्लास। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है। ये डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो सामाजिक अध्ययन है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से हर चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के पेपर 22 में बने थे और क्या क्या चीज़ें आई हुई थी। तो मैंने 23 का पूरा सोल्यूशन आपको ऑलरेडी करवा रखा है, तो आप उसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे 2022 के पेपर का एक सोल्यूशन देख रहे हैं। आंसर्स आपको बहुत ईजिली तरीके से कराने की कोशिश रहेगी कि आपको आसान भाषा में कराया जाए, ताकि आप अपने पेपर में बढ़िया प्रदर्शन कर पाए। तो आपको पता है कि मैं आपके जो प्रश्न करवा रही हूँ वहाँ पे आधे लघुत्तरी और लघुत्तरी जो लिखने वाले रिटर्न है, क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि मैम हम लोग ने एमसीक्यूज बहुत कर रखा है, हमें रिटर्न वाला करवाइए। तो मैं यहाँ पे आपको रिटर्न वाला करवा रही हूँ, जिसके साथ हम यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं। आपके आधे लघुत्तरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी। आपको इस तरीके से जो सोसाइटी वगैरह बनी है, जितनी भी सोसाइटीज फॉर्म हुई है, अगर आप देखोगे तो इन सोसाइटीज से संबंधित किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, इस तरीके से कई सारे प्रश्न हैं जो छोटे बड़े आपसे पूछे जा रहे हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई दें कि ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में जो चीजें कही जा रही है वो किसने की और क्या की, किस तरीके से क्या चीजें हैं, ये आपको बताना है। तो मुझे एक सिंपल सा रिप्लाई दीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की। इसका एग्जैक्टली जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। हम सभी को पता है कि यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। आप सभी को नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पीएनपी का फेवरेट क्वेश्चन है और इसको पीएनपी आपके अति लघुत्तरी लिखने के तौर पर पूछ तो रही है, साथ ही साथ ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी टिक करने को देखती है। यही बात मैंने आपको पहले भी बता रखी थी कि चीजें और क्वेश्चंस जो है ना वो रिवर्स करके हम वही पढ़ के रखते हैं, हम वो रिवर्सिबल फॉर्मेट में मिलता है। तो राजा राम मोहन रॉय ने बस 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, इसके ऊपर प्रश्न जरूर आपको बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। जो इनके हेडक्वार्टर्स की बात होती है वो भी पूछा जाता है कि ऐसे बहुत सारे सोसाइटी और संगठन या कमेटी कह सकते हैं फॉर्म की गई है, तो उनके जो एड्रेस है, जो स्थिति है, जो भी चीजें हैं वो अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। तो वैसे एक सोसाइटी है जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। ये कहाँ पर स्थित है तो ध्यान रखना है। ये कह सकते हैं कहाँ पर, ये तमिलनाडु में साउथ के एरियाज में यहाँ पे है। तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी जो है उसका जो कार्यालय है वो अडेयर में, चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित, जो कि आज भी प्रेजेंट टाइम में वहां पर है। तो इस तरीके से अगर ऐसी सोसाइटीज कोई और सोसाइटी है, कुछ भी है, उस पर प्रश्न बन रहा है, तो आपको ऐसे छोटा सा 2 टूक में अपना आंसर वहां पर लिख करके खत्म करके अपने नंबर को वहां पर गेन करना होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी के साथ बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। स्थान पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या बातें पूछी जा रही है, आपसे कह सकते हैं क्या स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। फ्रेंड्स ये 2022 का पेपर का क्वेश्चन है, मैंने 23 का करा लिया। मैं साल वाइज लगातार आपको करवाती चल रही हूँ, ताकि जैसे आपके ये साल के पेपर्स हो जाएंगे मैं मैराथन करवा दूंगी आपको। फरवरी में एक मैराथन आपको मिल जाएगा, एक दो मैराथन मिल जाएंगे, क्योंकि मार्च में फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डेट को लेकर अप एंड डाउन रहेगा। तो आपको इसीलिए ये पेपर करवा दे रही हूँ। टेलीग्राम पे आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप लोग इसको एक बार में ही पढ़िए बार बार, ताकि आपको भी उन चीजों पे वक्त ना देना पड़े। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो हम सभी को बहुत अच्छे से राइट आंसर पता है, कहाँ पर, मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसका जो स्थान था, उसका जो प्लेस था, वो आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। 18 का आपका ये क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 19 पे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो आपका जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था।
तो कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये लिखने के आपके अति लघुतरी के तरीके से तो आपसे पूछा ही जा रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपको ट्रिक करने को भी बखूबी पूछ लिया जाएगा। तो थोड़ा सा जम के तैयारी करो कि क्या किस तरीके से है, कहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, या हमें कैसे उन चीजों को देखना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर दोबारा कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है तो आपको तुरंत क्लिक करना होगा कि 13 अप्रैल 1919 को ये चीजें वहां पर हो रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 20 की बात करते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ये पूना पैक्ट के नाम से है। इससे भी प्रश्न आपको आपके पेपर में कई बार देखने को मिलेगा। हाँ, पुराने पेपर से क्वेश्चन 100% तो नहीं, पूरे पूरे 2 कॉपी रिपीट हो जाएगी, जेरोक्स हो जाएगा, नहीं, लेकिन पुराने में से किसी साल से कुछ उठाएगा, किसी साल से कुछ क्वेश्चंस को पिक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि लास्ट सेमेस्टर आपका फाइनल है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा देख लो कि आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर। तो पूना समझौता किस वर्ष किस साल मतलब लागू हुआ था, क्या चीजें आई थी, किस वर्ष आया था? तो कह सकते हैं बहुत ही सिंपल, पूरा समझौता 1932 में आया था। कब आया था? 1932 में ही आया था। इनके साथ बहुत सारी चीजें आई थी इंडिया में बेस्ट करने के लिए, अच्छी करने के लिए। नेक्स्ट आइए, भारत का क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना है? ऐसे भी क्वेश्चंस आपके 2022 के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि हमें रैंडमली याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर प्रश्न आ रहा है तो इस तरीके से संबंधित और भी जिस चीज के एरियाज अभी फेमस होंगे, या एक बात ये ध्यान रखना, हो सकता है महाकुंभ से आपके पेपर में कुछ सोशल साइंस क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। जो चीजें रिसेंट की होती है उनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको जरूर बन सकता है। तो थोड़ा सा इन चीजों से भी अवेयर रहिएगा कि ऐसा करंट का कोई चीज पूछ ले तो आपको उसका आंसर वहां पे बहुत ही सिंपली अच्छे तरीके से राइट करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे जैसे एरिया पूछ रहा है कि इंडिया का जो एरिया है, भाई इंडिया है तो बहुत बड़ा, सबको पता है, बहुत बहुत बहुत, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट रेशियो में उसकी एरिया की साइज तो होगी ना, जो कि फिक्स्ड होगी। तो कह सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो एरिया की बात पूछता है, ये फिक्स्ड भी है, सर्टेन भी है। तो थोड़ा सा इस पे गौर कर लो, इस यूनिट या इस डिजिट को, इस सेट को आप याद कर लो, तो आपको शायद 32,87,263, 32 लाख का दिमाग में सेट करो, 32,87,2, ये आपको माइंडसेट में रहेगा कि भाई हमारे इंडिया का स्पेशली जो एक एरिया की बात हो रही, एक स्पेसिफिक चीजों को लेकर, कंट्रीज कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो भी है वॉट एवर, तो वहां पे ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल से अगर प्रश्न इस तरीके का बन रहा है तो आपको ऐसे आंसर राइट वहां पर करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत का अक्षांशीय देशांती विस्तार देखिए, ये भी प्रश्न काफी बढ़िया है। आपने डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर की ऑलरेडी सोशल साइंस पढ़ रखी थी, तब आपने यह प्रश्न को देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से ऐसा कोई भी यहाँ पे विद्यार्थी नहीं होगा जिनको ये चीज नहीं पता है या इन्होंने नहीं देखी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपने इन चीजों को बखूबी बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को पढ़ रखा है। तो यहाँ पे कहता है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। अब इनके बारे में बताइए, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल सा आंसर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं 37 डिग्री से 6 मिनट है, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतर विस्तार की बात कर लेते हैं तो 68 से लेके 7 है, और पूर्वी देशांतर की बात कर लेते हैं तो 97 से लेके 25 है। यानी कि ये एक एस्टिमेट रेशियो है डायरेक्शन वाइज के, अक्षांश की दिशाओं की रेखाओं मतलब पर्टिकुलर टाइम पे ये रहती है, और जो देशांतर होते हैं उनकी ये रहती है। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखा होता है, यहाँ पे अक्षांशी मतलब इन पे ये विस्तार लिखा होता है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, थोड़ा सा है, लेकिन ये एक डिफरेंस है जो आपको पता करके जरूर चलना चाहिए कि इस तरीके से चीजें दी गई है तो इसका मतलब उसमें कोई चीज जरूर होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, समझ में आई? उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको यह प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बताए हैं, क्योंकि इनमें कोई भी शब्द को बड़ा शब्द नहीं इन्वॉल्व किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सिम्बाई के प्रमुख संस्थान। ये सिम्बाई नहीं होगा, सिंचाई होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सिंचाई होगा, जहाँ पे इरिगेशन की बात होती है। खेत वेत में इसमें गेहूं लगा हुआ है, राइट? हमारे यूपी में इस समय गेहूं लगा हुआ है, तो आप देखोगे कि वहां पर भाई खेती पानी चीजों सिंचाई की जरूरत होती है ना, कोई नहीं होता तब भी वो चीजें करवाई जाती है। तो क्या क्या साधन है, क्या क्या सोर्सेस है जहाँ पे आप ये कार्यक्रम को या ये चीज को कर सकते हो? तो ध्यान रखना है, तो सिंपल तरीके से जैसे नहर वगैरह होती है, गवर्नमेंट नहर छोड़ती है, नहर पानी छोड़ती है,
ठीक है, कुएं हैं, नलकूप है, तालाब है, झील है, वर्षा का जल, ये सब के सब इसी में आते हैं। अगर आप इसे लिख रहे हो कर रहे हो तो आप फिगर तो नहीं बनाना इसका, कि कुछ कुछ आप बना दोगे तो आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। 2 नंबर का अच्छा सवाल है। इस तरीके से आपको चीजें तैयार करके चलनी होंगी। नेक्स्ट है, ये धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धन निष्कासन का सिद्धांत कौन लेके आया था? तो कह सकते हैं कि धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वाटर वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया, इसलिए मैंने इनके नाम को हाईलाइट किया है। और वो भी इतने ज्यादा निष्कासन नहीं, बस ऐसे कहा है, रैंडमली आप ले सकते हो, ये आपको दिखाया उसल के, एक अलग बात है। तो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पर ध्यान में रखना है कि दादा भाई नौरोजी का नाम इस सेक्शन में प्रथम पे आना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, एक किताब का नाम भी लिख दिया था उन्होंने, मतलब एक किताब लिख दी थी उन्होंने उस कंडीशन को देख के। तो इस यहाँ पे कहते हैं कि इसे बताया गया है कि जिसमें इसमें बताया है कि ब्रिटिश शासन भारत से अधिक संसाधनों का शोषण कर रहा था और भारत की संपत्ति को ब्रिटिश, जी हाँ, क्योंकि कच्चा माल को ही लेते थे, उसके बाद उसके अच्छे से कपड़े या सामान बनाकर हम ही को ले आकर बेचते थे, किसी ब्रांड को उठने ही नहीं दिए थे। तो सेम ये चीजें आपको हर जगह फॉलो करने को जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट है विविधता में एकता, विविधता वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन। तो अब ये क्या होता है, इससे क्या अभिप्राय, क्या चीजें हैं, इनके बारे में आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। फ्रेंड्स, मैं 25 प्रश्न में हूँ, अभी तक आपके अति लघुत्तरी ही हो रहे हैं। आपको वन वर्ड में आंसर नहीं देना है, ध्यान रखना, हमेशा उसकी गिनतियां या चीजें करके लिखना, वरना नंबर कट जाएगा। और आपको इन चीजों को शुरू से ध्यान में अच्छी राइटिंग में करके चलना है, ताकि चीजें आपकी क्या हो, उस लेवल पे प्रिपेयर हो जाए। तो 25 तक हमने कर लिया, 25 के आगे बढ़ जाते हैं। तो जो 26 है उस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं क्या है। देखिए, जैसे वेरिएशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेरिएशन की बात कर रहा है, विविधता क्या है। तो वेरिएशन से क्या मतलब होता है, तो विविधता का अर्थ है विभिन्नताओं से होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों से होता है, जो इतनी सारी हमारी इंडिया में ह्यूज चीज है। हमारे यहाँ खाना अलग है, कल्चर अलग है, कपड़े अलग है, ऐसे भाषा बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। जैसे भाषा का टेस्ट करना हो, जैसे महाकुंभ में चले जाओ, अलग अलग भाषाओं के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप देखो, तो लैंग्वेज का जो रूप देखना है वो महाकुंभ में इस वक्त एकदम प्रेजेंट लाइव एकदम साक्षात देख लोगे। संस्कृति है, परंपराएं हैं, रहन सहन है, खान पान, इन सब में वेरिएशन होता है, इन सब में बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। भारत एक विविधतापूर्ण देश होता है, जहाँ पर अनेक भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं, धर्म की जातियां और परंपराएं भी देखने को हमें मिलती है, और हम उस हिसाब से उसमें काम करना पसंद भी करते हैं, मतलब रहते हैं, अपना फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 22 के प्रश्नों को, 23 के प्रश्नों को, 21 के प्रश्नों को, 20 के, इन 4-5 साल के जो एकदम 4 साल के लगातार है, इनके प्रश्नों को हल्के में मत लेना। यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। बहुत बेसिक सा सवाल है जो 1 नंबर में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, कह रहा है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, ठीक है, गैर सरकारी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, ये है क्या, जो एनजीओ एनजीओ इतना बताया जाता है, ये एक्चुअली होता क्या है या करता क्या है। तो ये कह सकते हैं कि एनजीओ जो होता है एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा संगठन होता है जो सरकार को से स्वतंत्र रूप से कार्य, सरकार से हट के फ्रीली अपने माइंड सेट से वो काम करती है। जैसे समाज की सेवा आ जाएगी, शिक्षा आ जाएगी, स्वास्थ्य भी आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण आएगा, आदि के क्षेत्र में कार्यरत रहने के लिए मोटिवेट भी करती है लोगों को, किस तरीके से आप उसमें जुड़ सकते हो, अपनी चीजों को कर सकते हो। नेक्स्ट है ये सूचना का अधिकार, आरटीआई किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार है आरटीआई, किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 क्वेश्चन मैंने सिंपल से आपसे पूछ रखा है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 2005 है। राइट टू एक्ट, यहाँ पे राइट ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज यहाँ पर जो है वो क्या है, 2005 में आई है, जो एक साल की बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं लिंगानुपात किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, हम अभी लघुत्तरी ही कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आपका 50 नंबर का, 50 नंबर का पेपर है। आंसर्स कुछ तो लिखेंगे, बिना लिखे आपको नंबर एग्जामिनर लिखते हो तो नहीं देता, नहीं लिखोगे तो बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए आपको अपने आंसर्स को लिखना होगा, अच्छा लेना होगा, करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिंगानुपात क्या होता है, तो लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 100 वर्षों पर महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। 1000 लोग लड़के हैं तो कितनी गाड़ी में लड़कियों संख्या की संख्या कहीं भी होनी चाहिए। तो लिंगानुपात संतुलन को मापने का एक तरीका है। लिंगानुपात क्या है, उस चीज को मेजरमेंट करने का एक तरीका है कि आप इस तरीके से उन चीजों को मेजर कर सकते हो, दोनों के बीच में डिफरेंस को या चीजों को आप एलिब्रेट करके बता सकते हो। बाकी उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का समानुपात रेशियो, जो सही रेशियो है वो कितना, 3:2 है। ये आपके डीएलएड के पेपर में भी शायद सोशल साइंस से पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखना कि प्रश्न यहाँ पे आया था कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और जो ब्रेथ है, वो चौड़ाई जो है वो आपके इस रेशियो से उनका उनका रेशियो बहुत कम है। लेकिन रेशियो से मतलब नहीं होता, चीजों से मतलब होता है कि नॉलेज कितनी है।
नेक्स्ट आइए, तो अब आपके जो एक नंबर के लघुत्तरी थे फ्रेंड्स, वो मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे करवा दिए। अब बारी है लघुत्तरी की, जो कि बड़े प्रश्नों में आएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शक्ति संसाधन के विषय में बताइए। जितने भी पावर के सोर्सेज होते हैं उनके बारे में आपको इन चीजों का ब्यौरा देना और इन चीजों के बारे में डिटेल में आपको बताना हो क्या किस तरीके से है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा, कोयला है, जल विद्युत ऊर्जा, नदियों का बांध है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं जो है वो कह सकते हैं कि झंझोर देंगी और पूरी तरीके से सम्मिलित वहां पे जरूर रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं जैव विविधता से क्या है। ये प्रश्न ऊपर भी 22 के प्रश्नों में एक नंबर में भी था, इसमें भी बस दोनों का चीजें थोड़ी सी अलग थी। जैव विविधता क्या होती है बताइए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वगैरह आप लोग बायो पढ़े हो, काफी कुछ किए हो, तो एक छोटी सी परिभाषा आपको वन लाइन में अगर बतानी हो तो बायोडाइवर्सिटी से क्या चीज है जो आप बताना पसंद करेंगे, ये चीजें हैं तो ध्यान रखना, इसका रिप्लाई करना जरूर। जैव विविधता का मतलब, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पृथ्वी पर, जी हाँ, पृथ्वी के लिए, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं, वो हमें उनपे मतलब हम उनपे रहते हैं चीजें, तो वेरिएशन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। आगे बढ़ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। भाई इंडिया को छोड़ने के लिए जो आंदोलन छेड़ा गया था उस पर टिप्पणी टीका करनी है कि क्या चीजें थी। तो कहते हैं ये जो आंदोलन वगैरह, रेवोल्यूशन वगैरह होते हैं या होते आए थे या हो चुके थे, कह सकते हैं 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इसका एम ही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्से में भी काउंट होता है। इस वजह से सब कुछ हो जाने के बाद ऐसी ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में ग्रामीण जीवन की स्थिति को समझाइए, क्या किस लेवल पे है। तो इंडिया में जो ग्रामीण जीवन होती है वहां पर अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं हैं। तो प्रॉब्लम्स है ढेर सारी है, तो कैसे आप उसका निवारण कर सकते हो या क्या आप कर सकते हो, ये चीजें हैं। एसिडिक रेन के कारण पर विकास जारी, जो अम्ल वर्षा के कारण का एक प्रोसेस बताना है कि ये क्या और क्यों है। तो कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण उसका वायु पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन हर चीज के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक होता है, क्योंकि वो एक यूज में गंदगी को क्रिएट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपोनेंट होते हैं, इसलिए काफी हार्मफुल होता है। पूरी कोशिश रहेगी कि वो चीजें ना हो पाए। नेक्स्ट आते हैं 36, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के उद्देश्य बताइए। जो ऑर्गेनाइजेशन गठित हुआ है उसका एम क्या है, क्यों किया गया, क्या सोच किया गया, क्यों दिया गया, क्यों लिया गया। तो यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए, इंटरनेशनल लेवल पर शांति पीसफुल बनाए रखने किया गया था। लेकिन मानवाधिकार की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था कि बाहर के जो लोग हैं चीजें उनको हम देंगे, बाकी जो चीजें उनको हम वहां पर समझा लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार बताइए। तो ये भाई ईद है, दिवाली है, होली, क्रिसमस है। वाराणसी में अयोध्या, मथुरा के कई सारे प्रमुख तीर्थ स्थल जहाँ पे घूम सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो इस कार्यक्रम का मेन है गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, स्कूल में नामांकन को बढ़ाना और बच्चों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ताकि बच्चे जो कुपोषण है नहीं आ रहा स्कूल, वो मन लगेगा और स्कूल पे मतलब अब वो जाएंगे, उनको भूख मिटेगी, खाना खाएंगे, किसी भी लालच से उनको बुलाना और वो चीजें देना, प्रलोभन देना। नेक्स्ट आई 39 है, नागरिक सुरक्षा के महत्व और संगठन को स्पष्ट करिए। देखिए पेपर बड़ा है और लिखने को भी कई सारे प्रश्न आएंगे, तो पढ़ाई अगर आगे से छोड़ के पीछे से भी कर लो, काफी थोड़ा सा तेईस बन की थी वो देख लो। अब नागरिक सुरक्षा का महत्व क्या है। नागरिक सुरक्षा का महत्व आपदाओं और आपका जो आपात की स्थितियां होती है, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संगठन बनाए जाते हैं जो लोग को प्रशिक्षित करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। कोई चीज इतनी आसानी से नहीं खुलती है, उसको बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन ये कि प्रयासरत हमें जरूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वराज दल का गठन का वो किया गया था, उसका उद्देश्य क्या। स्वराज दल का गठन 1923 में चरणतन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य विधान परिषद के प्रवेश करके सरकार की नीतियों का विरोध करना था कि भाई उसी अगर कोई भी पक्ष में नहीं बैठेगा तो सरकार जो चाहेगी उसी में मोहर लगा के ठप्प कर लेगी। तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमेशा मोदी बन रहे हैं, लेकिन अगर कोई और बनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है कोई समस्या किसी को भी नहीं, एकदम साधारण शब्दों में मैंने आपसे यह बात पूरी की पूरी शेयर की, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से आप इन चीज को समझेंगे, किस तरीके से आप इन पे काम करेंगे, किस तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। इस तरीके से भी काम हो रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि उस चीज को कर लिया जाए, तो वो काफी अच्छा होगा और लाभदायक भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए आपका आज की क्लास यहाँ पर थी, जहाँ 22 का मैंने पूरा सॉल्यूशन करवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 23 और भी जो चीजें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे आपको ऊपर से मैंने कई सारे प्रश्न पूछे, जो जिसको नहीं आया उन पे थोड़ा टिक भी कर देना, मैं आपको और करा दूंगी, या मुझे उसके आंसर सही उस चीज को करना तो वो भी आपको मैं नेक्स्ट जब रिवीजन करवाऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी। रिवीजन में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ
अपनी बहुत सारी चीज़ें मैम से भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा इस बार को भी ध्यान में रखना होगा कि क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो सिंपल रहा जो डिस्कशन हमने कर लिया, होपफुली क्लास पसंद सभी को आई। देखो 23 के बाद 22 के सोल्यूशन एक साथ मैंने दे रखा है ताकि देने में दिक्कत ना हो, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, करेंगे नई चीज़ों को सीखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।